हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में बेसिकली हमने जो भी टॉपिक्स थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के, लाइक हमने कितना कवर कर लिया था वो देखते हैं एक बार। हमने माइक्रोब्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। नेक्स्ट डायग्राम्स थे एनसीईआरटी के, वो कवर कर लिए थे। देन बात आती है माइक्रोब्स में फंजाई बैक्टीरिया की, वो सब कवर कर लिया था। तो मोस्टली टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे। हाउस होल्ड वाला भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और उसमें कर्ड था, डो था, टोडी था, वो भी हम कवर कर चुके हैं। चीज था। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमने इथेनॉल वगैरह, ठीक है। देन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लिया था, ठीक है। आज हमको इसके आगे के टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे के टॉपिक्स कौन से हैं? ओके, तो अब हमें स्टार्ट करना है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। यानी माइक्रोब्स जो है, अगर सीवेज का ट्रीटमेंट हम करवाएं, सीवेज क्या होता है? वेस्ट वाटर होता है, ठीक है। तो हम अगर सीवेज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स को कैसे इंट्रोड्यूस करके पूरा अपना वर्क डन करवा सकते हैं। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, अगर सीवेज है कहीं पे, वेस्ट वाटर है हमारी म्यूनिसिपल कम्युनिटी में कहीं पे भी, तो बेसिकली उसका ट्रीटमेंट होना तो जरूरी है ना। तो इसीलिए उसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा और उसमें हम क्या यूज करेंगे? माइक्रोब्स को। म्यूनिसिपल सॉरी, ये बेस्ड नहीं है, ये वेस्ट होगा, इसको कट कर लेना, वेस्ट। तो जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि क्या हो सकता है? उसमें वेस्ट चीजें हो सकती है सारी की सारी। वेस्ट चीजों में मान लो कोई भी, लाइक डेब्रिस, डेब्रिस में क्या हो सकता है? वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स का वेस्ट जो कि किचन में मोस्टली मिल जाता है, तो जो भी किचन का वेस्ट। और भी बहुत सारा वेस्ट हो सकता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि सीवेज का वेस्ट वाटर होता है। उसको ट्रीट करना जरूरी होता है। उसको ट्रीट करना जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि वही वाटर, वही वेस्ट वाटर, अगर उसको हम डिस्पोजल करेंगे उसका, तो अगर उसका डिस्पोजल किया जाए तो मोस्टली होता क्या है कि सीवेज का वेस्ट वाटर ऐसे ही रिवर्स में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि रिवर्स वैसे ही पॉल्यूट है और ज्यादा पॉल्यूट हो जाती है। तो वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं वो वाटर पॉल्यूशन को बढ़ा देता है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि ऐसे सीवेज वाटर का, जो सीवेज का वेस्ट वाटर है, उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। नहीं करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कि इसीलिए उसका डिस्पोजल कराने से पहले ये जरूरी है कि हम सीवेज वाटर का, जो सीवेज का वेस्ट वाटर है, उसका अच्छे से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर दें, ताकि वो इतना ज्यादा हानिकारक ना रहे। इन एसटीपीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की ये एक एब्रीविएटेड फॉर्म है, एसटीपीज, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स यूज करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक बेसिकली कौन से होते हैं? जो कि अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, देर नॉट ऑटोट्रॉफिक। बेसिकली ये अपने फूड के लिए, ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे टू मेक लेस पॉल्यूटिंग। अब उनका क्या होगा कि एसटीपीज में यही जो माइक्रोब्स हैं, ये बेसिकली सीवेज के वेस्ट वाटर पे वर्क करेंगे। तो होगा क्या कि ये उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाने की कोशिश करेंगे, कि उसका एक जो पॉल्यूशन लेवल है, जितना ज्यादा वो हमारे लिए डेंजरस है, उसका एक पॉल्यूशन लेवल थोड़ा कम करते हैं, वरना वो तो ज्यादा पॉल्यूट कर देगा ना रिवर को। अब क्या होगा? सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू वेज। अब सीवेज का ट्रीटमेंट होता कैसे है वो पढ़ना है। तो पहला होता है प्राइमरी या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि वाटर आएगा और उसको बेसिकली हमें फिल्ट्रेशन करनी है, तभी तो वो कह रहा है कि फिजिकल ट्रीटमेंट या फिर प्राइमरी, जो कि पहले हो रहा है, तो पहले यही तो करेंगे। अगर कोई पॉल्यूटेड वाटर है तो बेसिकली कोशिश यही की जाएगी कि पहले उसको छान के फिल्ट्रेशन करके उसे ठीक कर दिया जाए, ठीक है।
तो ये पहला ट्रीटमेंट ये होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वहां पे आएंगे माइक्रोब्स, वहां पे हम कुछ ऐसे माइक्रोब्स डालेंगे, एनारोबिक माइक्रोब्स डाल सकते हैं, जो कि बेसिकली क्या करें कि उसका जितना भी उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको बेसिकली वो किसी प्रोसेस के थ्रू उनको डाइजेस्ट कर ले और वो वाटर उतना पॉल्यूटिंग ना रहे, ठीक है। तो ये दो तरह से सीवेज ट्रीटमेंट होता है, पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आ जाते हैं इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। अब ये थोड़ा सा ब्लर इमेज है, लेकिन ये बता रखा है कि कोई भी एरिया है, ठीक है, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखता कैसा है। सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, यही बता रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है, अगर मान लो हमारा ही कोई कॉलोनी है, कोई हमारा ही लोकल एरिया है, तो वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स दिखते कैसे हैं। तो वो ऐसे ही उनकी इमेज है, या एनसीईआरटी में आप चेकआउट कर सकते हो इस वाली इमेज को, ठीक है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की इमेज है एक पर्टिकुलर लोकल एरिया की, कि कैसा दिखता है, पता तो होना चाहिए ना कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखता कैसा है, वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। सॉरी मैं एक बार हाँ, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम सिर्फ एक फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, सिर्फ फिल्ट्रेशन करवा देंगे उसकी। तो होता क्या है, द स्टेटमेंट, सॉरी ये स्टेटमेंट नहीं होगा, दिस इज ट्रीटमेंट, सॉरी फॉर द मिस्टेक, दिस इज ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली फिजिकल रिमूवल। इसमें क्या होता है, फिजिकल रिमूवल होगा सिर्फ और सिर्फ ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। उसके अंदर के पार्टिकल्स बेसिकली है क्या, कूड़ा कचरा है ना, डेब्रिस, डेब्रिस होगा, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि फिजिकली हम रिमूव कर रहे हैं, कोई फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, एक लार्ज स्केल पे वाटर का हम फिल्ट्रेशन कराएंगे, और रिमूवल किसका कराएंगे, लार्ज और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनका। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस, जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, जो उस पर तैर रहा होता है, जो कूड़ा, उसकी बात कर रहे हैं, इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। पहले फिल्ट्रेशन की जाती है एक सीक्वेंस्ड वे में, डेंसिटी के हिसाब से देखा जाता है कि उसको अगर हम एक कोई छन्नी जैसा पूरा इक्विपमेंट है, तो उसमें हम एक सिक्वेंशियल वे में करवाते हैं जो फिल्ट्रेशन है, ताकि अच्छे से फिल्टर हो जाए। एंड देन ग्रिट, जो उसमें सैंड वगैरह है, ग्रिट बेसिकली है क्या, सैंड वगैरह थोड़ा, ठीक है, आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन सेटलिंग टैंक्स। अब क्या होगा, देखा भी होगा, अगर एक वाटर है उसको हम ग्लास में डाल दें और उसमें थोड़ा सा रेत डाल दें, तो रेत जो होता है वो तैर तैर नहीं रहा होता, जो चीजें फ्लोट कर रही हैं वाटर के ऊपर, वो तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू ठीक कर लेंगे, फिल्ट्रेशन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, उसको अलग कर देंगे, वेस्ट वाटर को थोड़ा लेस पॉल्यूटिंग कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि चलो जो डेब्रिस है, फ्लोटिंग डेब्रिस है, चाहे वो लार्ज है स्मॉल है, उसको हमने उस प्रोसेस से अलग कर दिया फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब बेसिकली होता क्या है कि हमको उसमें से ग्रिट को अलग करना है। अगर वाटर में सैंड है, वाटर में तो हर तरह का वेस्ट है, तो बेसिकली होता क्या है कि हम जो उसके अंदर सेंड वगैरह है, जो ग्रिट वगैरह है, उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि अगर वाटर है उसमें सैंड प्रेजेंट है, तो सैंड गेरी, तो सैंड सेडिमेंटेशन टैंक में जाके नीचे सेटल हो जाएगी। अगर ये सेडिमेंटेशन का टैंक है, तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी सैंड उसमें प्रेजेंट है वाटर में, वो जाके उस टैंक के नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो वो एक तरह से ऊपर अब कौन सा पानी रह गया, एकदम फिल्टर्ड वाटर, एकदम साफ वाटर, क्योंकि सैंड सारी नीचे चली गई, तो सेडिमेंटेशन हो जाती है वहां पे, वो सारा जाके नीचे सेटल डाउन हो जाता है टैंक में। तो ये हमने क्या रिमूव कर लिया, बेसिकली फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव कर लिया इस प्रोसेस के थ्रू, और दूसरा क्या ठीक कर लिया हमने, ग्रिट को, ग्रिट हटा दी। तो अभी बेसिकली हम इसका सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देन आता है आयरन और एल्यूमिनियम सल्फेट। ये कुछ अगर मान लो इसके अंदर कुछ मेटल के सॉल्ट्स प्रेजेंट है पानी के अंदर, डेब्रिस अलग कर लिया, ठीक है, और साथ में हमने उसका जो ग्रिट है, जो सैंड वगैरह है, वो अलग कर ली। अब बात आता है कि हम उसका, अगर उसमें कोई मेटल के सॉल्ट्स है, तो वो हमको कैसे अलग करने हैं। इज एडेड इन सर्टेन प्लेसेस फॉर फ्लोक्यूलेशन। तो बेसिकली होगा क्या कि आयरन और एल्यूमिनियम, अगर हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि हमें
फ्लोक्यूलेशन करवाना है। फ्लोक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ हम पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि फ्लोक्यूलेशन का मतलब क्या होता है। पहले आप ये देख लो कि अगर होता भी है ना कि अगर वाटर है उसको हमें पॉल्यूशन लेवल कम करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, तो बेसिकली हम उसमें कुछ सॉल्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वही ये बता रहा है, आयरन एंड एल्यूमिनियम सल्फेट को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू, प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू हमने थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट कर दिया, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया। तो यही बता रहा है। ये नेक्स्ट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आगे का स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, सॉरी ये इफ्लुएंट होगा। अब क्या होगा, जितना सॉलिड था जो बेसिकली क्या हुआ, सेटल डाउन हो गया, सैंड वगैरह जो थी, ठीक है, वो प्राइमरी स्लज बनाएगी। प्राइमरी स्लज जो बेसिकली हमने पहला जो अलग किया है, एंड द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट यानी बाकी जो रह गया वो इफ्लुएंट बनाएगा। यानी हुआ क्या, इसका हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक तो उसका डेब्रिस जो सेटल डाउन हो रहा है, जो सेटल डेब्रिस है, ठीक है, जो सेटल डेब्रिस है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है प्राइमरी स्लज, ठीक है। और जो बेसिकली इसका जो सुपरनेटेंट है, जो बाकी बच गया, ठीक है, प्राइमरी स्लज वो बना रहा है, सुपरनेटेंट क्या बनाएगा, सुपरनेटेंट बेसिकली बनाएगा इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब कि उसको अब आगे पास कर सकते हैं, बताएंगे कि इसको पास कौन सा करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्लज, सॉरी प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमें ये दो मिलते हैं। अब होता क्या है, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इफ्लुएंट को हम आगे भेज रहे हैं क्योंकि प्राइमरी स्लज है क्या, डेब्रिस, जो डेब्रिस हमने अलग किया वही तो है प्राइमरी से प्राइमरी। मान लो ये वाटर है, अब हुआ क्या, ये पूरा का पूरा जो भी हमने अलग किया, सैंड वगैरह ग्रिट वगैरह जो भी थी, इसमें बेसिकली हमने क्या किया कि इसको हमने अलग कर दिया, तो इसी को हम प्राइमरी स्लज बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको प्राइमरी स्लज बोल रहे हैं। अब क्या है, इसके ऊपर भी तो पानी रह गया ना, जो वो तो इतने अच्छे से नहीं हुआ सेपरेट आउट, उसी को हम क्या कह रहे हैं, सॉरी, है ना, तो उसी को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो पानी रह गया उसको हम कह रहे हैं सुपरनेट, सॉरी हाँ सुपरनेटेंट तो वैसे कह रहे हैं, लेकिन है क्या ये, सुपरनेटेंट का मतलब है कि जो प्राइमरी स्लज के अलावा रह गया उसी को हम कह रहे हैं इफ्लुएंट, ठीक है, उसको हम इफ्लुएंट कह रहे हैं। अब क्या है, ये वाला तो जो प्राइमरी स्लज है ये तो एक तरह से हमारा डेब्रिस है, इसको तो हम अलग कर देंगे, लेकिन बात आती है ये सुपरनेटेंट, ये तो नहीं सेपरेट आउट हुआ ना, मे बी इसके अंदर कोई बैक्टीरिया फंजाई कुछ रह गया हो, है ना, तो उसको हमें सेपरेट आउट करना है। तो बेसिकली क्या होगा, वही इफ्लुएंट जो होगा उसी को हम किस में भेजेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में, कि भाई अब इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो जो इफ्लुएंट है वही लाइन यहाँ पे दे रखी है एनसीईआरटी की, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो बेसिकली बोल क्या रहा है, सेटलिंग टैंक तो सेम ही है, लेकिन ये प्राइमरी में यूज हो रहा है इसीलिए इसे प्राइमरी कह रहे हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक यही है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो इसी को हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक कह रहे हैं, और यही बेसिकली क्या कर रहा है, ये इफ्लुएंट को आगे भेज रहा है ताकि उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर सके। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब हमें क्या मिला, हमें ना इफ्लुएंट मिल गया है, इफ्लुएंट मिल गया है, तो उसको हमें क्या करवाना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाना है।
अब वो कैसे करवाएंगे वो देखते हैं इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है, द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरिएशन टैंक्स। हम इफ्लुएंट को अब ऐसे टैंक्स में भेजेंगे जहां पे हम बहुत ज्यादा एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। एरिएशन मतलब कि उसे बहुत ज्यादा एयर मिलेगी। ठीक है, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। एयर कैसे मिलेगी, उसे बार बार स्टिर करने के लिए कुछ होना चाहिए, एक स्टिरर लगा होता है। तो एजिटेशन मतलब कि उसे एक तरह से घोलना, ठीक है, एक तरह से घुमाना उसके अंदर। ठीक है, विच अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम एजिटेशन कर रहे हैं एरिएशन टैंक के अंदर, उसमें बेसिकली क्या होगा कि हम ग्रोथ करवा देंगे बहुत ज्यादा किसकी, एरोबिक माइक्रोब्स की, फ्लॉक्स के अंदर। फ्लॉक्स मतलब कि एक तरह से उसका पूरा फ्लॉक है, एक ग्रुप है। ठीक है, उसको हम फ्लॉक्स कह रहे हैं, जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, किसी का भी हो सकता है, एरोबिक माइक्रोब्स का। तो हम उसे एजिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एरिएशन टैंक के अंदर, किसको, इफ्लुएंट को। तो बेसिकली वो क्या करवा रहा है, वो एरोबिक माइक्रोब्स की विग्रस ग्रोथ करवा रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करवा देगा। फ्लॉक्स आर द मासेस ऑफ, अभी ये डेफिनेशन देख रखी है, ये पूछ सकते हैं वाइवा वगैरह में कि फ्लॉक्स जो होते हैं उसका मतलब क्या है। बोल तो देते हैं फ्लॉक्यूलेशन हो रही है, फ्लॉक्स बन रहे हैं, लेकिन होते क्या है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ये। फ्लॉक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स, फंगस के फिलामेंट्स होंगे उसके अंदर, टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। बताया था ना, बैक्टीरिया या फंजाई कुछ भी हो सकता है ये जो फ्लॉक्स है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं और साथ में फंजाई का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, एक मैश लाइक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसी को हम फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। While growing, the microbes significantly reduce the BOD biochemical oxygen demand. जैसे जैसे हम माइक्रोब्स को ग्रोथ करवाते हैं उसके अंदर, एरोबिक माइक्रोब्स को ग्रोथ करवा रहे हैं, वो क्या करेगा उसका कि उसकी जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म लिख रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बेसिकली उसके बीओडी को रिड्यूस कर देगा। जैसे जैसे हम माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाए जा रहे हैं, तो बेसिकली उसकी बीओडी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, विच इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इफ्लुएंट। कि इफ्लुएंट का, अगर हमें इफ्लुएंट का किसी भी अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवाना है, तो हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीडेशन कौन करती है, ऑक्सीजन तो करती है, एक तरह से बर्निंग मान लो, है ना। तो बेसिकली उसको हमें ऑक्सीडाइज करवाना है, तो हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो वही बेसिकली कौन बता रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड से हमें समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए। ठीक है, द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनाइजम। बीओडी का जो हम टेस्ट कर रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि बेसिकली माइक्रोब्स कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज पॉल्यूटिंग। अब बेसिकली क्या होगा, माइक्रोब ज्यादा होंगे तो पॉल्यूटिंग ज्यादा होगा। अगर माइक्रोब ज्यादा हैं तो बेसिकली उनकी ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन भी ज्यादा लेंगे, तो बेसिकली उसके बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। तो बीओडी अगर ज्यादा होता है, ये पूछते हैं वाइवा वगैरह में, बीओडी अगर ज्यादा होगा तो पॉल्यूशन का लेवल भी ज्यादा होगा वाटर का, वाटर ज्यादा पॉल्यूटिंग होगा, फिर लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, बेसिकली ये बढ़ जाएगा। तो वही बता रहा है कि बीओडी टेस्ट हम करवा सकते हैं अगर हमें कभी भी चेक करना है वाटर के केस में कि वाटर कितना पॉल्यूशन कर रहा है, कितना पॉल्यूटिंग है, तो हम चेक कर सकते हैं उसके बीओडी टेस्ट से। जितना उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, अगर वो ज्यादा होगी तो बेसिकली माइक्रोब ज्यादा ग्रो कर रहे होंगे, तो वो ज्यादा पॉल्यूटिंग होगा। द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक। अभी क्या हुआ कि जैसे हम इसकी ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है, माइक्रोब्स की, तो यहाँ पे बीओडी जो है वो रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि हम अब ग्रोथ करवा रहे हैं ना एक्स्ट्रा, तो वो पहले वाली की ग्रोथ को कम करवा देगा, तो इसलिए बीओडी वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक में जाएगा।
अब ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, वो प्राइमरी था। अभी हम इफ्लुएंट में क्या करवाया हमने, हुआ क्या, हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट से इफ्लुएंट मिला, ठीक है, उसको बेसिकली हमने एरिएशन टैंक में डाला, उसका एजिटेशन करवाया। अब क्या करवाया, और बेसिकली उसमें क्या हुआ, हमने माइक्रोब्स की ग्रोथ करवा दी। अब क्या करवाएंगे हम उसको सेटलिंग टैंक में भेजेंगे, वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स, जो फ्लॉक प्रेजेंट है, आर अलाउड टू सेडिमेंट। अब फ्लॉक्स जो हमने ग्रो करवाए थे ना एजिटेशन के थ्रू, उनको हम सेडिमेंट करवा देंगे। पहले वाली ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या करवाया था, हमने सिर्फ जो सैंड वगैरह है, जो ग्रिट वगैरह है, उसको सेडिमेंट करवा दिया था, उसको सेटल डाउन करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे बेसिकली हम सेडिमेंटेशन करवा देंगे जो हमने फ्लॉक्स बनाए सेकेंडरी ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब जो ये फ्लॉक वगैरह जो हमने सेटल डाउन करवा दिया है, इसको हम एक्टिवेटेड स्लज पूछते हैं, बोलते हैं। तो ये एग्जाम में भी आता है कि एक्टिवेटेड स्लज होता क्या है, व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज। तो इसके क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज एक्टिवेटेड, सॉरी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज। तो बेसिकली होगा क्या कि जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसमें जो हमने माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाई, एक बैक्टीरिया फंजाई का नेटवर्क बनवाया, एक मैश लाइक नेटवर्क बनवाया, जिसको हम फ्लॉक्स कह रहे हैं, फिर उसको हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजेंगे और बेसिकली वहां पे क्या करवाएंगे, उसका एक सेटल डाउन करवाएंगे। उसी को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज। जैसे पहले में इसको क्या कह रहे थे, पहले इसको प्राइमरी स्लज कह रहे थे, तो याद रख सकते हो इसको एक फ्लो चार्ट से ऐसे, इधर लिख लेते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में पढ़ा था हमने, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या मिला था हमको, जो सेटल डाउन हुआ था प्राइमरी स्लज। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या मिलेगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमको मिलेगा एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank. अब क्या होता है, जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें क्या है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो ये इनोकुलम की तरह काम करेगा। इसको हम फिर से एरिएशन टैंक में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें एरिएशन टैंक में बेसिकली करवाना क्या है, फ्लॉक्स की ग्रोथ करवानी है, तो उसके लिए हम इसको वापस एरिएशन टैंक में पंप कर सकते हैं, उसका छोटा सा अमाउंट, ज्यादा नहीं, टू सर्व एज द इनोकुलम, इनोकुलम की तरह काम करेगा वो। इनोकुलम हम कर्ड में वैसे भी पढ़ चुके हैं कि इनोकुलम होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स। जो बाकी सारा पार्ट है स्लज का, वो हम लार्ज टैंक में उसे भेज सकते हैं, कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब एनारोबिक जो वहां पे क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सारे एरोबिक वाले थे, तो एरोबिक वालों को एनारोबिक क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। वेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रो एंड एनारोबिकली विच डाइजेस्ट द बैक्टीरिया, एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू वो फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो अब स्लज बच गया है ना, एक्टिवेटेड स्लज जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें सिर्फ एरोबिक बैक्टीरियाज और फंजाई, बेसिकली फ्लॉक्स प्रेजेंट है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो वहां पे ऐसे बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे जो दूसरे टैंक्स हैं, डाइजेस्टर्स वगैरह हैं, जो कि एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, यानी हमारा एक्टिवेटेड स्लज अब बिल्कुल डिस्पोज हो चुका है। ड्यूरिंग डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम दूसरे जो माइक्रोब्स हैं वो पहले वाले फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ गैसेस रिलीज करेंगे, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कुछ गैसेस रिलीज करेंगे सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये बायोगैस बना सकती है, यानी हमारा हो क्या रहा है, हमारा सीवेज ट्रीटमेंट तो हो रहा है यहाँ पे, और साथ के साथ बायोगैस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक एफिशिएंट प्रोसेस है जिससे हम दो काम कर सकते हैं, कि एक तो सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो गया, साथ में जो एनारोबिक वाले डाइजेस्टर थे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स हैं,
वहां पे बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स ऐसी गैसेस रिलीज कर रहे हैं जो बेसिकली क्या कर रही है, उसकी गैस कुछ गैसेस को रिलीज करवा रही हैं, तो जिसको हम बायोगैस में यूज कर सकते हैं। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water, और अब जो इफ्लुएंट यहाँ से हमें मिला है उसको हम ऐसे ही रिलीज करवा सकते हैं, वो वाटर उतना पॉल्यूटिंग रहेगा भी नहीं, लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। यानी बेसिकली होगा क्या, ठीक है, तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे ये समझ आ गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में कि जब हम पूरे इस एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करवा रहे हैं तो जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं वो ऐसी गैसेस रिलीज कर रहे हैं जो कि हमें बायोगैस प्लांट में यूजफुल हो सकती हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। फिर ये कह रहा है कि जो इफ्लुएंट हमें मिला सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लास्ट में, बेसिकली हम उसी को रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में, जहां पे भी हमें उसको डिस्पोजल करना है, हम आराम से उसको फ्लो करवा सकते हैं, उससे अब कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने क्या करवाया, हमने वाटर को लेस पॉल्यूटिंग बना दिया, ताकि बेसिकली अगर हम उसको रिवर्स में फ्लो करवा भी दें, वहां पे डिस्पोज आउट करवा भी दें, तो रिवर्स उतने ज्यादा पॉल्यूट ना हो। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया। इधर थोड़ा सा रिवर एक्शन प्लान बता रखा है। रिवर एक्शन प्लान हमारे देश में क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बेसिकली रिवर्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन उनका लेवल, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो बेसिकली उसकी वजह से क्या होता है कि ये चीजें अगर हमारे कंट्री की जो रिवर्स वगैरह है वही ज्यादा पॉल्यूटिंग रहेंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रहेंगी वो, तो बेसिकली क्या होगा, वो वाटर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। तो इन्हीं चीजों को हमें ओवरकम करना है, तो उसी के लिए रिवर एक्शन प्लान्स चलाए हैं गवर्नमेंट ने। ईच कंट्री प्रोड्यूसिंग सेवरल मिलियन गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे, कि बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर रिलीज होता है हर कंट्री में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का है, इंडिया का हाल तो वैसे भी बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन वही बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर रिलीज होता है, गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नॉट इंक्रीज, होता क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर हम रिलीज नहीं करवाते तो यही वाटर क्या होता है, ऐसे ही बहा दिया जाता है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, जो भी पॉन्ड्स वगैरह है, तो वो वहां पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ड्यू टू विच अनट्रीटेड सीवेज इज बीइंग डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर। वही बता रहा है कि उसको ऐसे ही बहा दिया जाएगा, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, कॉजिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हो जाएगी उसकी वजह से, एंड वाटर बॉर्नी डिजीज, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन ऐसी डिजीज जो कि वाटर कंटामिनेटेड वाटर से होती हैं, डायरिया वगैरह, वो भी लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग लोकेलिटी में रहते हैं वो वही वाटर तो इनटेक करेंगे ना, है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि कंटामिनेटेड वाटर से भी ऐसी डिजीज हो सकती है जो कि वाटर से हो रही है, पॉल्यूटेड वाटर से हो रही है। तो वाटर बॉर्नी डिजीज में क्या आ जाएगा, बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर अगर कोई पी रहा है, ठीक है, तो उसमें डायरिया वगैरह आ सकता है, इतना लर्न कर सकते हैं। तो वही बता रहा है कि पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से दिक्कत, जो सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उससे हमें दिक्कत क्या है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, साथ में ऐसी डिजीज जो कंटामिनेटेड वाटर से होती हैं उनका चांस बढ़ जाएगा होने का। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वही बता रखा है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का नाम याद रखना है। देन फॉरेस्ट अंडर द नेशनल रिवर्स, नेशनल रिवर्स का जैसे गंगा, यमुना, ये सब है ना, तो इनका बेसिकली हमें कंजर्वेशन करना है। तो वही बता रहे हैं, कंजर्वेशन अथॉरिटीज होती हैं हमारे कंट्री में, हैड इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, जिसको हम जीएपी भी बोलते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म है इसकी, यमुना एक्शन प्लान, देन वी हैव गोमती एक्शन प्लान एक्सेट्रा, टू सेव मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। अपनी कंट्री की मेजर रिवर्स जो कि बेसिकली जिनका नाम ही बहुत ज्यादा है हमारे देश में, लाइक यमुना, गंगा, जो कि मेजर है, बहुत ज्यादा फेमस जो रिवर्स है हमारे देश की, तो बेसिकली उनको हम एटलीस्ट कंजर्व तो कर सके, ठीक है, तो इसीलिए एक्शन प्लान चला रखे हैं गवर्नमेंट ने। प्लान प्रपोज्ड टू बिल्ड लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इनका मेन फोकस यही था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा बना लें हम, उनके नंबर्स बढ़ा दें। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है लाइक अपना इलेक्शन का प्रचार प्रसार करने, तो वो पहले ही बोलते हैं कि आपकी लोकेलिटी में जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनसे हम ज्यादा बनाएंगे, ताकि ऑब्वियसली वाटर पॉल्यूशन कम हो, ठीक है। तो ये भी उनका एक अच्छा इनिशिएटिव है। स्टेट्स इन्वॉल्व इन गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान में कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, ऑब्वियसली जहां पे वो फ्लो करती है, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, यूपी, देन बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड। ये थोड़ा पता होना चाहिए रिवर एक्शन प्लान्स के बारे में हमको, इसीलिए हमने इस टॉपिक से एक बार गो थ्रू कर लिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बात आती है कि पता चल गया कि सीवेज ट्रीटमेंट में बायोगैस तो बनी रही थी, लेकिन वहां पे तो बायोगैस बन रही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। अब आता है कि कुछ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बायोगैस का एक अलग प्लांट बनाया जाए और वहां पे हम बायोगैस को प्रोड्यूस करवाएं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग मेजर कंटेंट। बायोगैस में क्या है, मेजर कंटेंट हमें पता होना चाहिए, पहले भी पढ़ा है हमने, मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी। मीथेन रिलीज कौन कर रहा है, एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। जब बैक्टीरियाज एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तब मीथेन गैस रिलीज होगी। सर्टेन बैक्टीरिया ग्रो एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोसिक मटेरियल। अब ये क्या करते हैं, ये सेल्यूलोस को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, रेस्पिरेशन उस पे करेंगे तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो सेल्यूलोसिक मटेरियल पे ये पहले फीड करेंगे, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, बहुत सारा मीथेन रिलीज होगा अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। ये जो बैक्टीरियाज हैं इनको हम मिथेनोजेंस बोल रहे हैं और ये गैसेस रिलीज हो रही हैं, ठीक है। वन कॉमन मिथेनोजन इज मिथेनोबैक्टीरियम। अब जो बैक्टीरियाज मिथेन और ये सारी गैसेस रिलीज करवा रहे हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। ये हमने उसमें भी पढ़ा है 11th क्लास में, जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उन सब में। तो एक मिथेनोजन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल दे रखा है, नाम याद रख सकते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, क्योंकि बैक्टीरिया है तो मिथेन से मिथेन याद हो जाएगा, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये लर्न कर सकते हैं कि एक मिथेनोजन जिसका नेम है तो मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट आ जाते हैं, दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज। एनारोबिक स्लज में होगा जो एक्टिवेटेड स्लज था, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एंड इन द रूमेन ऑफ कैटल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोस। ये कैटल के गट में प्रेजेंट होता है, रूमेन में प्रेजेंट होगा टू डाइजेस्ट सेल्यूलोस। अब क्या होते हैं, जो कैटल्स वगैरह होते हैं ये सेल्यूलोस डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें ही ये मीथेन रिलीज करेंगे। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं ये उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, और इन ऐसे एनिमल्स जो कि सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर सके उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स, ठीक है। इन द फूड ऑफ द कैटल, दस द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर, है ना, उसी से हम रिलीज करवा रहे हैं। बेसिकली क्या होगा कि गोबर को हम यूज कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए, क्योंकि वहीं पे मिथेनोजेंस मिल जाएंगे। कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, जनरेट करवा देंगे बायोगैस को, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, इसीलिए क्योंकि गोबर ही उसका सबस्ट्रेट है। गोबर क्या है, उसका सबस्ट्रेट है, उसी पे वर्क कर रहा है। इसी को हम क्या करते हैं, एक प्लांट में एक्सक्रीटा वगैरह सब डाल देते हैं और वहां पे बायोगैस पे प्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसीलिए बायोगैस को गोबर गैस हम बोलते हैं। सुना भी होगा, ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये समझ आ गया बायोगैस का कि मिथेनोजेंस होंगे, उसमें हमें नाम याद रखना है कि बैक्टीरिया कौन सा है और थोड़ा बहुत इसका प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है बायोगैस प्लांट के बारे में थोड़ा डिटेल में ये आ सकता है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक, एक टैंक प्रेजेंट होगा, अंडरग्राउंड टैंक होता है बेसिकली, 10 to 15 फीट डीप, इतने फीट डीप होता है वो। इन विच बायोवेस्ट हम सारा डालेंगे उसी के अंदर, आर कलेक्टेड एंड अ सलियरी ऑफ डंग इज स्प्रेड, वहां पे सलियरी बन जाती है उसकी, सारा का सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो भी वेजिटेबल वेस्ट है, किसी का किचन का वेस्ट है, साथ में बेसिकली जो काउ डंग्स वगैरह मिले हैं वो सारा उसी के अंदर पूरा डाल दिया जाता है, तो उसमें एक सलियरी बन जाती है इसकी, ठीक है। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द सलियरी। अब वो सलियरी क्या करती है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, गैसेस रिलीज करते हैं। जब कहीं भी गैस रिलीज होगी तो उसके ऊपर जो हम ढक्कन लगाएंगे वो गैस के प्रेशर के थ्रू मूव करने लगता है, तो बेसिकली एक फ्लोटिंग कवर लगाएंगे ताकि गैस रिलीज हो तो हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। तो फ्लोटिंग कवर होता है उसके ऊपर, इज प्लेस्ड ओवर द सलियरी विच कीप्स ऑन राइजिंग, राइज करता रहेगा एज गैस इज प्रोड्यूस्ड। गैस जैसे जैसे प्रोड्यूस होती जाएगी तो गैस अपना प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो फ्लोटिंग कवर हमने लगाया है वो राइज करेगा, ओके।
इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से वो पूरा टैंक क्या करेगा, उसका जो टैंक के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से क्या होगा कि जो उसके ऊपर हमने फ्लोटिंग कवर लगाया है वो मूव करने लगेगा। ओके ठीक है, तो बेसिकली ये हमें पता चल गया कि उसके ऊपर जो हम फ्लोटिंग कवर लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट, एक आउटलेट होती है उसके पास, विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप, पाइप के साथ कनेक्ट रहेगी वो, ठीक है, टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस। अब उसी से क्या होगा, अलग अलग घरों में जैसे पाइप का एक कनेक्शन डाल देंगे तो उससे बायोगैस अलग अलग घरों में अपने किचन में वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, द स्पेंट सलियरी इज रिमूव्ड, अब देखो गैस तो हमने अलग कर ली, ठीक है, लेकिन जो सलियरी रह गई उसका क्या करना है, वही बताएगा कि सलियरी फर्टिलाइजर की तरह काम करेगी। द सलियरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट, दूसरी आउटलेट होगी एक, एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। हम जो फार्मर्स वगैरह है वो उसे अपने फार्म्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, अपने खेतों में यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए वो इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बायोगैस प्रोड्यूस कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटिंग। अब बता रहे हैं कि बायोगैस जो बना रहे कहाँ काम आती है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आएगी, दूसरा कुकिंग के लिए। देखा होगा गांव में क्या होते हैं कि जितनी भी लाइक औरतें वगैरह होती है, वहां के लोग जो भी होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि चूल्हे वगैरह पे खाना बना रहे होते हैं, तो वो काफी ज्यादा हार्मफुल रहेगा उनके लिए कि लाइक उससे इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा होता है, उस जो वो चूल्हे की जो आग होती है उसमें जो भी धुआं रिलीज हो रहा होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है दूसरे की हेल्थ के लिए, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उससे भी बायोगैस बचने में एक बहुत अच्छा एक एफिशिएंट यूज है बायोगैस का कि कुकिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन इंडिया बाय केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। किसने प्रोड्यूस किया था, अगर कभी एग्जाम में आता है कि बायोगैस पे शॉर्ट नोट लिखना है तो बेसिकली केवीआईसी का नाम हम लिख सकते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और आईएआरआई, आईएआरआई की फुल फॉर्म आप सर्च कर सकते हो, क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, इसे आप खुद खुद फाइंड आउट करना, बाकी आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें भी आईएआरआई की फुल फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये रहा, रुको एक बार, हाँ, तो इसका यही बता रहा है, बायोगैस प्लांट का एक डायग्राम दे रखा है, इसको ये लेबल करने के लिए आ जाता है। ठीक है, ये सैंपल पेपर्स वगैरह में भी देखा होगा आपने क्वेश्चन कि बायोगैस प्लांट का आपको छोटा सा डायग्राम दे दिया है और क्वेश्चंस दे दिए ए बी सी डी करके कि इसमें ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, ठीक है, ऐसे, तो इसका डायग्राम हमें अगर अच्छे से आएगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चीज है ये रहा, पूरा पूरा टैंक है, सैलरी है, यहाँ पे डाइजेस्टर प्रेजेंट होगा, देन इसके ऊपर ये रहा गैस होल्डर जो कि गैस को होल्ड करेगा, देन यहाँ पे पूरे गैस का मिक्सचर है, पता होनी चाहिए कौन कौन सी गैस है, सारी होंगी, सिर्फ मीथेन नहीं होगी बायोगैस में, सारी गैसेस होंगी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सारी लिखनी है। फिर यहाँ पे स्लज प्रेजेंट होगा, देन डंग और वाटर प्रेजेंट होगा, सॉरी डंग और वाटर यहाँ से हम इसको डाल सकते हैं इधर से और यहाँ पे हम सलियरी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि एक जो आउटलेट है, आउटलेट नंबर 1 जो है, वहां से बायोगैस रिलीज हो जाएगी जो कि किचन, दूसरों के किचन, उनके हाउसेस में काम आ सकती है, लाइटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, और जो दूसरी आउटलेट है, आउटलेट नंबर 2, वहां पे जो हमको ये स्लज मिल रहा है ये हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब ये चैप्टर मोस्टली खत्म होने वाला है तो हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि अब मोस्टली टॉपिक्स इस चैप्टर के हमारे कवर हो गए हैं, जैसे कि बायोगैस वाला हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, बाकी जो स्टार्टिंग में थे कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग हमने नेम्स पढ़े, वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, माइक्रोब्स एज बायोफ्यूल्स। अच्छा ये रह गया, हाँ, microbes as biofuels, biofuels are fuels of biological origin, ऐसे fuels जैसे कि अगर मान लो सीएनजी, एलपीजी, ये सारे क्या है, फ्यूल्स हैं,
ठीक है, ईंधन है, हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो अब हमें ऐसे फ्यूल चाहिए जो कि हम ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो बायोलॉजिकल ओरिजिन होगा इसका, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, साथ में अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी दूसरे टाइप की एनर्जी, से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करवा सके, मैकेनिकल एनर्जी हो, ठीक है। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोफ्यूल्स आर कॉल्ड बायो एनर्जी, तो बायोफ्यूल से जो हम रिलीज करवा रहे हैं दे आर बायो एनर्जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बायोलॉजिकल जनरेटेड हाइड्रोजन, अब वही बता रखा है कि बायोलॉजिकली हम किसी माइक्रोब वगैरह से कोई गैस रिलीज करवा रहे हैं, मान लो हाइड्रोजन, मीथेन, तो वो बायो हाइड्रोजन, ऐसे नेम्स हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल जनरेटेड हाइड्रोजन, मीथेन, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, सारे ये जो रिलीज करवा रहे हैं, और डीजल भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो यही बायोफ्यूल्स का है कि माइक्रोब हमने लिए और माइक्रोब से बेसिकली क्या करवा रहे हैं, हम फ्यूल्स रिलीज करवा रहे हैं, उनको ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर रहे हैं। आर रेफर्ड एज बायोहाइड्रोजन, बायोमीथेन, बायोइथेनॉल, बायोब्यूटेनॉल। बेसिकली नॉर्मल इनका नेम है, उसके आगे आगे बायो लग जाएगा, बायोब्यूटेनॉल, जैसे कि, ठीक है, कि हम एक बायोलॉजिकल ओरिजिन वाला ब्यूटेनॉल बना रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज कॉल्ड बायोफ्यूल्स, इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स में हमें नेम याद रखने हैं, एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग कर लेना इसमें, तो हमें समझ आ जाएगा कि बायोफ्यूल्स हम किस किस को कह रहे हैं। ये टॉपिक हो गया खत्म बायोफ्यूल्स का। नेक्स्ट पे आते हैं, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब होता है हम एक माइक्रोब को यूज कर रहे हैं और दूसरे, मान लो कोई इंसेक्ट है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हमको हो सकती है, ठीक है, कोई हमें लाइक फार्मिंग वगैरह में, फार्मर्स वगैरह जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है उन पर्टिकुलर इंसेक्ट से, माइक्रोब से, तो ये ऐसे माइक्रोब होंगे जो कि उनसे प्रोटेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे एक तरह से। Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant disease and pest. प्लांट को कोई डिजीज हो रहा है, कोई पेस्ट आके उसे खराब कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। केमिकल्स, अब क्या है, केमिकल्स होंगे, इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, कीटनाशक जो कि बेसिकली फार्मर्स वगैरह यूज करते हैं, आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि हम उसको बचाने के लिए तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड रिलीज उस पे रिलीज करवा रहे हैं कि चलो ठीक है उस पे स्प्रे कर देते हैं, अगर हमको बचाना है इंसेक्ट वगैरह से प्लांट्स को, या फिर किसी की भी लाइक वो खेती वगैरह कर रहे हैं तो अपनी अगर जो उसकी पूरे फार्म में वो उसको छिड़क सकते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह को। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और केमिकल्स भी ऐसे प्लांट्स में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो वो भी बहुत हार्मफुल है, कि क्योंकि बेसिकली होगा क्या कि हम ऐसे केमिकल वाले प्लांट्स को अगर इनटेक करेंगे एज अ फूड तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो दीज पॉल्यूट, एनवायरमेंट भी पॉल्यूट करेगा, प्लांट के लिए भी हार्मफुल है, ह्यूमन बींग्स अगर ऐसे प्लांट्स को खाएंगे तो उसके लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। द यूज ऑफ बायोकंट्रोल मेजर्स will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides। तो सही है ना कि हम कोई बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज कर लेते हैं, क्यों हमको कहीं पे कोई केमिकल यूज करना, केमिकल तो वैसे भी हार्मफुल है हमारे लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक बायोलॉजिकल ओरिजिन वाले कंट्रोलिंग एजेंट्स को यूज करें, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट्स आर विच आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, की कौन सा प्लांट डिजीज को और पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए कौन से माइक्रोब्स वगैरह यूज कर सकते हैं, उनके कुछ नाम हैं और किससे वो बचा रहा है वो हमको लर्न करना है। पहला ये रहा द लेडी बर्ड। लेडी बर्ड क्या होती है, एक बीटल होती है, देखी भी होगी, विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, रेड और ब्लैक मार्किंग होती है इसकी बॉडी पे, बीटल है, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, एक होती है लेडी बर्ड और दूसरी ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स, एफिड्स जो होते हैं, ठीक है, एफिड्स से बचने के लिए ये हेल्प करती हैं, ठीक है, एफिड्स से बचा लेंगी ऐसे तो एक बायो कंट्रोल एजेंट से बचा लेंगी, और मॉस्किटोज से भी बचाती हैं। मॉस्किटोज एफिड्स आके क्या करते हैं, कोई डिजीज कर सकते हैं प्लांट्स को, ठीक है, साथ में पेस्ट की तरह काम कर रहे हैं, है ना, तो ये बेसिकली इनको बचा लेगी, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये रहा
अब दूसरा ये हम बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे, बैसिलस, बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, बीटी, बीटी कॉटन पढ़ेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। यूज टू गेट रिड ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स होते हैं वो बेसिकली प्लांट को आके खराब कर देते हैं, आते हैं खराब करके चले जाते हैं, लीव्स को खा के चले जाएंगे तो पूरी क्रॉप उसमें खराब हो जाती है। तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर से बचने के लिए हम बैक्टीरिया ये होते हैं विच ड्राइड स्पोर्स, इनके स्पोर्स होते हैं, सैशे आते हैं इनके स्पोर्स के, जो कि हम स्प्रिंकल कर दें क्रॉप के ऊपर तो वो बच जाती है। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस आर मिक्स्ड विद वाटर, वाटर के साथ पहले इनके स्पोर्स जो आएंगे बैक्टीरिया के उसको पहले वाटर के साथ मिलाया जाएगा एंड स्प्रेड ऑन टू द वल्नरेबल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनको खतरा है, ठीक है, जैसे कि कौन सा है, ब्रासिकास, ब्रासिकास में कौन आ जाएगा, मस्टर्ड वगैरह, फ्रूट की ट्री, फ्रूट ट्रीज होते हैं कुछ, दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट, इंसेक्ट के लार्वे जो होते हैं वो इन प्लांट्स को खतरा पहुंचाते हैं, बेसिकली उसको खा सकते हैं वो और पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। एंड इन द गट ऑफ द लार्वे, बेसिकली ये करेंगे क्या, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, ये क्या करता है, इसके पास प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में जब उसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि अब क्या होगा कि जो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस है उसके स्पोर्स जो आएंगे वो हम सैशे उसके जो सैशे आते हैं उसमें क्या करेंगे कि हम उसके स्पोर्स को लेके और वाटर को लेके मिक्स कर देंगे और उसको हम स्प्रिंकल करवा सकते हैं, स्प्रेड करवा सकते हैं, और बेसिकली होगा क्या कि वो जाके जो भी वल्नरेबल प्लांट्स हैं उनको वो पूरा प्रोटेक्ट कर लेगा, वो उन प्लांट्स को फिर कोई लार्वा नहीं खा सकता। अगर वो लार्वा उसको एक बार उस पर्टिकुलर स्पोर को एक बार इनटेक कर ले तो क्या होता है, ये जो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस होता है ये उनके गट में चला जाता है, लार्वे के उसके गट में चला जाएगा, गट में टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से वो लार्वा मर जाता है, तो अब वो आगे उस पूरे प्लांट को खराब नहीं कर सकता। देन आता है ये लर्न करना है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस वाला बीटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होती हैं विच आर फ्री लिविंग फंजाई, ट्राइकोडर्मा होता क्या है, फंजाई, वैसे तो हार्मफुल भी होता है ट्राइकोडर्मा, फंगल इन्फेक्शन भी कर सकता है ना, लेकिन यहाँ पे यूज कर रहा है, देखो फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम, रूट में मिलेगा ये, शूट में नहीं मिल रहा, ये रूट के इकोसिस्टम में मिल रहा है। दीज आर इफेक्टिव एज बायोकंट्रोल एजेंट्स, बायोकंट्रोल एजेंट की तरह ये भी काम करेगा, ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस, प्लांट्स को अगर कोई पैथोलॉजी हो रही है, कोई पैथोजन कोई माइक्रोब आके उसे प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, कोई बीमारी कर सकते हैं, तो बेसिकली ट्राइकोडर्मा उसमें एक बायोकंट्रोल एजेंट्स की तरह काम करेगा। बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस आते हैं, आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट, अब वायरसेस है, ठीक है, तो ये पैथोजेंस है जो कि इंसेक्ट को अटैक करेंगे एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, अगर प्लांट को आगे कोई इंसेक्ट वगैरह खा रहा है, ठीक है, क्रॉप को अगर कोई हार्म पहुंचा रहा है तो बेसिकली ये उसको अटैक कर सकते हैं, इंसेक्ट को और दूसरे आर्थ्रोपोड्स को। आर्थ्रोपोड में क्या आते हैं, इंसेक्ट ही आते हैं मोस्टली, ठीक है। एंड द मेजोरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, बैक्यूलोवायरस तो यूज ही इसीलिए होते हैं कि बायो कंट्रोल कर सके, ठीक है, मोस्टली बैक्यूलोवायरस। तो उनमें जीनस कौन सा है, कौन सा वाला ज्यादा यूज होता है, दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इसका नेम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्यूलोवायरस यूज हो रहे हैं ताकि प्लांट को हम उसकी पैथोलॉजी से बचा सके, इंसेक्ट्स वगैरह से बचा सके, ठीक है। और साथ में हो क्या रहा है कि पॉलीहेड्रोवायरस एक जीनस है बैक्यूलोवायरस का ही, क्योंकि बैक्यूलोवायरस में क्या स्पीशीज बहुत, बैक्यूलोवायरस की स्पीशीज है तो उसमें जीनस बहुत सारे हैं, तो उसमें एक होता है पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। पॉलीहेड्रोवायरस जो है वो ज्यादा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर किस लिए यूज होंगे, हम माइक्रोब्स को इसीलिए भी तो यूज कर सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है हमको, ठीक है। द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। अब कौन कौन से हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, सारे तो यूज नहीं कर सकते ना, माइक्रोब में मे बी कोई क्रॉप है उसको वो हार्म पहुंचा दे, इसीलिए हम कोई ऐसा फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे जो जिससे उसे फायदा हो, उसके न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ जाए, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे
सम माइक्रोब्स यूज एज बायोफर्टिलाइजर्स, तो कौन कौन से हैं? पहला बैक्टीरिया, राइजोबियम फ्रॉम रूट नोड्यूल्स, रूट की नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनेसी एक फैमिली होती है, बेसिकली होता क्या है कि उसकी जो रूट नोड्यूल्स है उसमें प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और करता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स, ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा इनसाइड द प्लांट बॉडी, विच इज यूज बाय द प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट। और प्लांट क्या करेगा? जब नाइट्रोजन फिक्स हो गई तो प्लांट का भी है कि प्लांट उसको कैसे यूज करेगा? एज अ न्यूट्रिएंट, प्लांट को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, ठीक है, तो प्लांट जो है वो उसको न्यूट्रिएंट की तरह यूज करेगा, ठीक है। ये हो गया कि बैक्टीरिया को हम ऐसा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट बढ़ गया ना, अगर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है राइजोबियम प्लांट के अंदर लेग्यूमिनेसी फैमिली में, तो बेसिकली क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन फिक्स कर लिया राइजोबियम ने, तो वही जो उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो न्यूट्रिएंट की तरह यूज कर लेगा उसको, नाइट्रोजन को, है ना, तो वो बेसिकली न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा देगा। फ्री लिविंग बैक्टीरिया लाइक एजोस्पाइरलम होता है, ये फ्री लिविंग होते हैं, कॉलोनीज में नहीं रहते, फ्री लिविंग होते हैं, एजोटोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हेंस, सॉरी ये हेंस है, प्लीज करेक्ट इट, इट्स हेंस इंक्रीजेस नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा देते हैं, एजोस्पाइरलम और साथ में एजोटोबैक्टर। देन आता है फंजाई, ये शायद फंजाई पे आ जाओ, मेनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस, इसका पूछ लेते हैं कि कौन से जीनस का जो फंजाई है वो हमें बायोफर्टिलाइजर की तरह हेल्प करेगा, दैट इज जीनस ग्लोमस, ग्लोमस नाम याद रखना है, फ्रॉम माइकोराइजा विच इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद अदर प्लांट्स, माइकोराइजा के केस में होता है ये ग्लोमस जो होता है, और माइकोराइजा होता क्या है? हायर प्लांट्स और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। द फंगल सिम्बायोट, अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है, मान लो उसमें जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं ना उसके से, यहाँ पे कौन है माइकोराइजा के केस में? हायर प्लांट्स और फंजाई है, तो उसी मेंबर को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोट, ठीक है, उसको हम सिम्बायोट बोलते हैं। द फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशंस अब्सॉर्ब्स फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, फंगल जो होता है फंगल सिम्बायोट, फंगस जो है वो क्या करेगा? वो फास्फोरस को अब्सॉर्ब करेगा, बेसिकली यही होता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में फंजाई जो होता है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और जो दूसरा उसमें सिम्बायोट होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंड पासेस टू द प्लांट्स। तो फंगस क्या है? फास्फोरस दे रहा है, पहले वाले राइजोबियम में नाइट्रोजन मिल रहा था, यहाँ पे फास्फोरस मिल गया, तो प्लांट को बेसिकली न्यूट्रिशन मिल रहा है यहाँ पे, तो बढ़ गई ना न्यूट्रिएंट क्वालिटी, ठीक है, तो फंजाई को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बेनिफिट्स क्या है इसके। अगर हम बात करें कि फंजाई जो यूज कर रहे हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाली, एज अ केस ऑफ माइकोराइजा और जो जीनस ग्लोमस है उसके केस में, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो पहला है रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्नी पैथोजेंस, कि बचा लेता है, लाइक जो पैथोजेंस हैं जो कि रूट से उसको मिल सकते हैं क्योंकि रूट में प्रेजेंट है, माइकोराइजा कहाँ है? रूट, रूट ऑफ हायर प्लांट्स, द फंजाई दैट इज प्रेजेंट विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, दैट इज माइकोराइजा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर रूट में कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो उससे बचा लेगा। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, अब वो फास्फोरस अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो अगर वहां पे कोई सैलिनिटी आ जाए, ड्रॉट आ जाए, तो उससे भी वो उसको बचा सकते हैं। इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिकली होगा क्या, क्योंकि न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रहा है तो न्यूट्रिएंट बढ़ा देगा प्लांट की बॉडी में, तो प्लांट अच्छी, ये बात होती है ना कि अगर किसी प्लांट बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छी कंडीशंस मिले, तो बेसिकली उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका फंजाई वाला भी टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करवा देंगे? फिक्स करवा देंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। कौन कराते हैं? हेट्रोसिस्ट होते हैं, पढ़ा भी था ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? ये रहा इसके एग्जाम्पल्स, एनाबीना, नॉस्टॉक, यही सब,
ठीक है, ये लर्न कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया में। अगर शॉर्ट नोट आ जाए बायो फर्टिलाइजर्स का, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स का, तो हम फंजाई लिख सकते हैं, बैक्टीरिया लिख सकते हैं और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करेगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो बढ़ा ही रहा है, ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड कर रहा है सॉइल में। एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बढ़ा देगा। ऐसे बायो फर्टिलाइजर है क्या बेसिकली, जो कि फर्टिलिटी बढ़ाते हैं उसकी। स्टिल बीजीए आर नॉट वेरी वेरी पॉपुलरली यूज, कि वैसे तो फर्टिलिटी बहुत बढ़ाते हैं, स्टिल बीजीए को इतना यूज नहीं करते, कंट्रोवर्सी है अभी भी। ठीक है, इसके यूज को लेके, क्योंकि यूज कर वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि इसकी नॉलेज लोगों में उतनी नहीं है, तो ये वाली नॉलेज फार्मर्स वगैरह में आए तो वो बेसिकली इसे यूज कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। सो थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को पूरा अटेंड करने के लिए। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। काफी छोटा सा चैप्टर है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये, क्योंकि छोटा सा है तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।